सूरजपुर एक छोटा सा गांव जो पहाड़ों की तलहटी में बसा था, अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था। गांव के लोग आपस में इतने घुले मिले थे कि कोई भी नया चेहरा तुरंत सबके ध्यान का केंद्र बन जाता था। गांव में एक छोटा सा चौक था जहां हर शाम लोग इकट्ठा होते, चाय की चुस्कियों के साथ गपशप करते और गांव की छोटी मोटी समस्याओं का हल निकालते। एक ऐसी ही ठंडी नवंबर की शाम थी। सूरज डूब चुका था और चौक पर रामू चाय वाले की दुकान पर हमेशा की तरह भीड़ थी। रामू की चाय और उसकी बकबक गांव की रौनक थी। आज बातचीत का विषय था एक अनजान मेहमान जो दोपहर में गांव में देखा गया था। अरे, तुमने सुना? कोई नया आदमी गांव में आया है? रामू ने चाय का गिलास भरते हुए कहा और सामने बैठे मोहन काका ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, हाँ, मैंने देखा। लंबा सा आदमी, काला कोट पहने, चेहरा ढंका हुआ। ऐसा लगता था जैसे किसी फिल्म का विलेन हो। अरे मोहन काका, तुम तो हर बात में नाटक डाल देते हो। मैंने भी देखा उसे। वो बूढ़े बरगद के पेड़ के पास खड़ा था। कुछ ढूंढ रहा था शायद। ढूंढ रहा था या छिपा रहा था? रामू ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, जैसे कोई जासूसी कहानी शुरू होने वाली हो। लेकिन गांव के लोग इतनी आसानी से चुप होने वाले नहीं थे। सूरजपुर में नया चेहरा आना कोई आम बात नहीं थी। आखिरी बार कोई बाहरी आदमी तब आया था जब शहर से एक इंजीनियर गांव में नहर की मरम्मत के लिए आया था, और वो भी 3 साल पहले की बात थी। मैं कहता हूं, हमें पता करना चाहिए कि वो है कौन। मोहन काका ने गंभीर स्वर में कहा। क्या पता, कोई चोर डाकू हो। अगली सुबह गांव में हलचल थी। सूरजपुर के लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे थे। खेतों में हल चल रहे थे, औरतें कुएं से पानी भर रही थीं, लेकिन सबके दिमाग में एक ही सवाल था, वो अनजान आदमी कौन था। सुबह सुबह रामू की चाय की दुकान फिर से गुलजार थी। आज वहां गांव का सरपंच रघु भैया भी मौजूद था। रघु भैया की उम्र करीब 50 साल थी, लेकिन उनकी आवाज और रौब ऐसा था कि गांव में कोई उनकी बात को टाल नहीं सकता था। रामू, सुना है तू उस नए आदमी के बारे में बकबक कर रहा था? रघु भैया ने चाय का गिलास उठाते हुए कहा। हाँ सरपंच जी, रामू ने उत्साह से कहा। वो आदमी बड़ा अजीब था। काला कोट, काला चश्मा और सिर पर टोपी। ऐसा लगता था जैसे कोई जासूस हो। जासूस? रघु भैया ने भौहें चढ़ाईं। या फिर कोई भगोड़ा? मैंने सुना है शहर में कुछ डकैतियां हुई हैं। क्या पता वो कोई ऐसा वैसा आदमी हो। अरे सरपंच जी, आप भी मोहन काका की तरह बात न करें, शांति ने हंसते हुए कहा। शायद कोई रास्ता भटक गया हो। आजकल लोग पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए आते हैं ना। ट्रैकिंग? इस गांव में? यहां तो सिवाय खेतों और बरगद के पेड़ के कुछ है ही नहीं। लोग यहां क्यों आएंगे? तभी गांव का चौकीदार मंगल दौड़ता हुआ आया। उसकी सांस फूल रही थी। सरपंच जी, सरपंच जी, उसने हाँफते हुए कहा। वो आदमी वो फिर दिखा। पुरानी हवेली के पास मैंने उसे देखा। वो कुछ कागज देख रहा था। कागज? रघु भैया का चेहरा गंभीर हो गया। कैसा कागज? पता नहीं सरपंच जी, मैं दूर से देख रहा था। वो जल्दी जल्दी कुछ पढ़ रहा था, फिर उसने कागज जेब में डाल लिया और हवेली के पीछे चला गया। यह तो गंभीर बात है, रघु भैया ने कहा। मंगल, तू मेरे साथ चल, हम उस हवेली की तलाशी लेंगे। और रामू, तू गांव में खबर फैला दे कि कोई बाहरी आदमी दिखे तो तुरंत मुझे बताए। रघु भैया और मंगल पुरानी हवेली की ओर चल पड़े। रास्ते में गांव के कुछ और लोग भी उनके साथ हो लिए। शांति, हरिया और मोहन काका भी पीछे पीछे चल रहे थे। हवेली गांव से थोड़ी दूर थी और उसका रास्ता जंगल से होकर जाता था। रघु भैया, आपको लगता है वो आदमी वहां क्या कर रहा होगा? शांति ने पूछा। पता नहीं शांति, लेकिन जो भी है हमें सावधान रहना होगा, रघु भैया ने कहा। मुझे तो लगता है वो कोई खजाना ढूंढ रहा है, मोहन काका ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक नाटकीय अंदाज में कहा। सुना है इस हवेली में जमींदार ने कोई खजाना छिपाया था। काका, तुम्हारी ये खजाने की कहानियां सुन सुनकर अब कान पक गए, हरिया ने हंसते हुए कहा। खजाना वजाना कुछ नहीं है, शायद वो कोई भटका हुआ यात्री है।
हवेली के पास पहुंचते ही सब रुक गए। पुरानी हवेली का नजारा डरावना था। दीवारें टूटी फूटी थीं और खिड़कियों से झाड़ियां उगाई थीं। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। मंगल, तूने उसे यहीं देखा था? रघु भैया ने पूछा। हाँ सरपंच जी, वो उस कोने में खड़ा था, मंगल ने एक टूटी दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा। रघु भैया ने हवेली के अंदर कदम रखा। बाकी लोग थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन उनके पीछे पीछे चल पड़े। अंदर का माहौल और भी डरावना था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और कोबवेब हर कोने में फैले थे। यहां तो कोई नहीं है, शांति ने धीरे से कहा। रुको, हरिया ने कहा और जमीन की ओर इशारा किया। ये देखो, ताजे जूतों के निशान। सबने देखा। धूल में साफ साफ जूतों के निशान थे, जो हवेली के पीछे की ओर जा रहे थे। लगता है वो सचमुच यहीं था, रघु भैया ने कहा। चलो, इन निशानों का पीछा करते हैं। जूतों के निशान हवेली के पीछे एक छोटे से बगीचे में जाकर खत्म हो गए। बगीचा भी अब जंगल बन चुका था और वहां एक पुराना कुआं था। रघु भैया ने कुएं के पास पहुंचकर चारों ओर नजर दौड़ाई। यहां तो कुछ नहीं है, मोहन काका ने निराश होकर कहा। रुको, ये क्या है? शांति ने कुएं के पास जमीन पर पड़ा एक कागज उठाया। कागज पुराना और फटा हुआ था, लेकिन उस पर कुछ लिखा हुआ था। रघु भैया, ये तो कोई नक्शा है, शांति ने उत्साहित होकर कहा। रघु भैया ने कागज लिया और ध्यान से देखा। ये हवेली का नक्शा लगता है, लेकिन ये अधूरा है। तो क्या वो आदमी इस नक्शे के पीछे था? हरिया ने पूछा। शायद, रघु भैया ने कहा, लेकिन हमें उसे ढूंढना होगा। तभी झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। सब चौंक गए। रघु भैया ने जोर से आवाज लगाई। कौन है वहां? झाड़ियों से एक लंबा काले कोट वाला आदमी निकला। उसने चश्मा पहना था और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। आप लोग कौन हैं और मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में पूछा। हम इस गांव के लोग हैं, रघु भैया ने रौबदार आवाज में कहा। और तुम कौन हो? यहां क्या कर रहे हो? मेरा नाम अर्जुन है, उसने कहा। मैं एक इतिहासकार हूं। इस हवेली के बारे में रिसर्च करने आया हूं। इतिहासकार? मोहन काका ने संदेह भरी नजरों से उसे देखा। और ये नक्शा? अर्जुन ने हल्का सा हंसते हुए कहा। ये नक्शा मुझे इस हवेली के पुराने दस्तावेजों में मिला। मैं जमींदार राय बहादुर की कहानी पर काम कर रहा हूं। राय बहादुर? शांति ने आश्चर्य से पूछा। वो तो 100 साल पहले यहां रहते थे। हाँ, अर्जुन ने कहा। उनके बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने इस हवेली में एक खजाना छिपाया था। मैं बस उस सच को ढूंढ रहा हूं। अर्जुन की बात सुनकर गांव वालों का संदेह थोड़ा कम हुआ, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। रघु भैया ने उसे अपने साथ चौक पर चलने को कहा, ताकि बाकी गांव वाले भी उससे मिल सकें। चौक पर फिर से भीड़ जमा हो गई। अर्जुन ने सबको अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और पुरानी हवेलियों और उनके इतिहास पर किताब लिख रहा है। सूरजपुर की हवेली उसके लिए खास थी, क्योंकि राय बहादुर के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां थीं। तो तुम कह रहे हो कि तुम खजाना नहीं ढूंढ रहे? मोहन काका ने फिर से संदेह भरी नजरों से पूछा। खजाना? अर्जुन हंस पड़ा। मैं इतिहास ढूंढ रहा हूं काका, खजाना तो बस कहानियां हैं। लेकिन वो नक्शा? शांति ने पूछा। नक्शा हवेली का है, अर्जुन ने समझाया। राय बहादुर ने अपने दस्तावेजों में लिखा था कि उन्होंने हवेली में एक गुप्त कमरा बनवाया था। मैं उस कमरे को ढूंढना चाहता हूं। रामू, जो अब तक चुप था, बोला। तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें खजाना नहीं चाहिए? अरे, अगर खजाना मिल जाए तो हमें भी तो हिस्सा देना। सब हंस पड़े। अर्जुन ने भी मुस्कुराते हुए कहा। अगर खजाना मिला तो रामू भैया, तुम्हारी चाय की दुकान को सोने का गिलास दूंगा। अगले दिन अर्जुन को गांव वालों ने हवेली की तलाशी में मदद करने का फैसला किया। रघु भैया, शांति, हरिया और कुछ अन्य लोग अर्जुन के साथ हवेली गए। बच्चों को इस बार दूर रखा गया, क्योंकि रघु भैया को डर था कि कहीं कोई खतरा न हो। अर्जुन ने नक्शे को ध्यान से पढ़ा और हवेली के एक पुराने कमरे में ले गया, जिसमें कुछ पुरानी किताबें, दस्तावेज और एक तस्वीर थी। ये तो राय बहादुर की तस्वीर है, शांति ने उत्साह से कहा।
अर्जुन ने दस्तावेज उठाए और पढ़ने लगा। ये राय बहादुर का डायरी है, उसने कहा। इसमें उन्होंने लिखा है कि वो अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य देना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों के डर से उन्होंने अपने सारे दस्तावेज यहां छिपा दिए। तो खजाना? मोहन काका ने निराश होकर पूछा। खजाना यही है काका, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये दस्तावेज और इतिहास ये बताते हैं कि राय बहादुर एक अच्छे इंसान थे जो अपने गांव और परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। अर्जुन की बातों ने गांव वालों का दिल जीत लिया। उन्होंने उसे अब मेहमान नहीं बल्कि अपने गांव का हिस्सा मान लिया। अर्जुन ने वादा किया कि वो अपनी किताब में सूरजपुर और राय बहादुर की कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। रामू ने हंसते हुए कहा, अर्जुन भैया, अब तुम्हें रोज मेरी चाय पीनी पड़ेगी। हाँ, और मेरी दुकान से सामान भी लेना, शांति ने हंसते हुए कहा। अर्जुन ने सबके साथ हंसी मजाक किया और गांव में कुछ और दिन रुकने का फैसला किया। उसने गांव वालों को राय बहादुर की कहानी सुनाई और धीरे धीरे सूरजपुर का रहस्यमयी मेहमान गांव का प्यारा मेहमान बन गया।